So, hi guys, welcome to my channel Science Fever by Tanu. Myself Tanisha, and from today I'm going to start 10th standard chapter, that is heredity and evolution. और आज से मैं 10th स्टैंडर्ड का मतलब पूरा सिलेबस अभी स्टार्ट कर दूंगी। पार्ट टू मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको एक श्योरिटी देना चाहती हूँ कि अगर आपने पूरे की पूरे वीडियोस मन लगा कर देखे तो अब 100% आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको वो डिटेल में समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट एक स्ट्रक्चर वे में कवर किया है। और आई एम गिविंग यू द गारंटी दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। नाउ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें हम पहले देखेंगे हेरिडिटी एंड देन वी विल सी द इवोल्यूशन। सो व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। अभी हेरिडिटी मतलब क्या? जब आप देखते हो कि हमारे फ्रेंड्स से हम खुद है कि हम बहुत बार हमारे फ्रेंड्स को बोलते कि तेरा वॉइस तेरी मम्मी जैसा है, तेरे हेयर्स तेरे पापा जैसे है, तेरा नाक तेरी दीदी जैसा है, यू आर लुकिंग लाइक योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। बहुत सारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे हमको कंपेयर करते हैं या फिर सिमिलरिटीज़ बताते हैं कि तेरा ये कैरेक्टर तेरे मौसी जैसा है, किससे भी वो रिलेट हो जाता है। तो फिर ये क्यों होता है? बिकॉज जीन्स जो होते हैं वो हम में और हमारे पेरेंट्स में सेम होते हैं, या फिर जिससे हमारा वॉइस सेम है उसकी जीन्स और हमारी जीन्स क्या होती है? सिमिलर होती है। अभी पेरेंट्स से तो सब जीन्स हमारी पेरेंट्स से आती है, तो फिर हम एकदम हमारे पेरेंट के जैसे क्यों नहीं दिखते? बिकॉज कुछ जीन्स डोमिनेंट होती है, कुछ जीन्स रेसेसिव होती है। मतलब कुछ जीन्स उसका फंक्शन दिखाती है, कुछ जीन्स फंक्शन नहीं दिखाती। तो फिर इसको क्या बोलते हैं? जब भी कोई कैरेक्टर या फिर जब भी कोई जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में आ जाती है उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। जोहान ग्रेगर मेंडल इज द पियोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। In 1901, mutational theory of Hugo de Vries was introduced. 1901 में क्या हुआ था? जो म्यूटेशनल थ्योरी, अभी म्यूटेशन मतलब क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूटेशन? ओके, यू शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट क्लियरली। अभी म्यूटेशन मतलब क्या? अभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि ना वो हमारे फादर के जैसे होते हैं, ना वो हमारी मदर के जैसे होते हैं। कुछ अलग ही कैरेक्टर, जो नए गुण जो हम में आ जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो क्या होता है, कुछ जीन्स जो होती है उसकी क्या उसमें थोड़ी चेंजेस हो जाती है। वो जीन्स थोड़ी उसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, या फिर उसमें कुछ तो चेंजेस होते हैं। इसके वजह से क्या होता है? म्यूटेशन होता है, उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है और इस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो फिर ये थ्योरी 1901 में ह्यूगो द वेरिस इस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस्ड की थी। In 1902, Walter and Sutton observed पेयर्ड क्रोमोसोम इन ग्रासहोपर। वाटर एंड सुतौन में ग्रासहोपर, हम मराठी में उसको बोलते हैं नाकतोड़ा। तो फिर उसमें क्या देखी थी? क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, ये उन्होंने ढूंढा था। इन 1944 ट्रायो साइंटिस्ट ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी, मिक्सलिनियम सिकैर्थी एंड कोलिन मैकलियोड प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। वायरस को छोड़ के पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए मतलब डाईराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ व्हाट इज यूज ऑफ दिस स्टडी? हम हेरिडिटी क्यों पढ़ते हैं? द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। जो भी डिसऑर्डर हेरिडिटी की वजह से होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है तो फिर उसके बच्चों को या फिर बच्चों के बच्चों को, कौन से भी जनरेशन को वो जीन्स अगर ट्रांसफ़र हुई और उसने हम उसका कैरेक्टर दिखा दिया, कैंसर उस व्यक्ति को हो गया, तो फिर क्या होगा? इट विल बी डेंजरस फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ। सो ये प्रिवेंट करने के लिए या फिर इस पर कुछ ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए हम हेरिडिटी का स्टडी करते हैं। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन।
This is the most interesting topic in this chapter. So, we will start with transcription. अभी हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन हमारे सेल में कैसा होता है। ये तीनों भी प्रोसेस हमारे एक सिंगल सेल में होती है और न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। तो हम न्यूक्लियस और सेल अभी ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पूरी हम कंसिडर करेंगे, दिस विल बी आवर साइटोप्लाज्म। ये पूरा लिक्विड मीडियम है साइटोप्लाज्म। और ये हो गई हमारी डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। अभी इस डीएनए, सो इट्स अ पुअर डीएनए आई नो, बट दिस इज डीएनए। ये डीएनए क्या करता है, एमआरएनए को बनाता है। ये क्या हो गई, एमआरएनए। अभी ये डीएनए, दिस इज डीएनए एंड दिस इज एमआरएनए। तो फिर ये डीएनए क्या बोलती है कि मैं एमआरएनए को बनाती हूँ और उसको प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज देती हूँ। तो फिर क्या होता है, ये डीएनए क्या करती है, एमआरएनए को बनाती है और फिर एमआरएनए को बोलती है कि जा भाई तू साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बना दे। तो फिर एमआरएनए का भी मैसेज मिल गया है कि प्रोटीन बनाना। फिर डीएनए क्या करती है, उसको न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस देती है और बोलती है ले ये सीक्वेंस और जा साइटोप्लाज्म में, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, तू प्रोटीन प्रोड्यूस ही कर, प्रोटीन सिंथेसिस कर क्या। तो फिर हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस एमआरएनए कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस। या भी क्या हुआ है, न्यूक्लियस के बाहर आ गया एमआरएनए। लेकिन क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तब हमको उधर कुछ समझ में नहीं आता, या फिर कुछ नई प्लेस पे चले जाते हम कंफ्यूज हो जाते कि अभी क्या करने का। वैसे ही एमआरएनए के साथ हो गया, वो तो रहने वाला न्यूक्लियस में, अभी आ गया साइटोप्लाज्म में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी प्रोटीन कैसे बनाऊं। तो फिर उसको दिख जाता है टीआरएनए, इधर उसको दिख जाता है टीआरएनए। तो टीआरएनए बोलता है तू क्यों इतना कंफ्यूज है। तो एमआरएनए उसको बताता है अरे भाई क्या बताऊँ, मुझे डीएनए ने बोला है कि तू बाहर साइटोप्लाज्म में जा और प्रोटीन सिंथेसिस कर दे। फिर अभी टीआरएनए तो साइटोप्लाज्म में रहने वाला, वो बोलता है अरे इतनी सी बात, चल मैं तुझको हेल्प करता हूँ, तू राइबोसोम पे जाके बैठ जा और मुझे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बता दे क्या है, मैं तुझे वो वाली सीक्वेंस का अमाइनो एसिड ला के देता हूँ। तो एमआरएनए खुश हो जाता है। अभी हम उधर स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे क्या निकालती हूँ, ये सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पे ये है राइबोसोम और आई विल चेंज द कलर, और ये ब्लू कलर का इधर बैठ गया, ये जो है एमआरएनए ये इधर आके बैठ गया क्योंकि उसको पता है। अभी टीआरएनए को बोल दिया है, टीआरएनए को न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बता दी कि देख डीएनए ने ये सीक्वेंस मुझे बताई है, तू मुझे इस सीक्वेंस का अमाइनो एसिड ला के दे, और ये आराम से जाके राइबोसोम पे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये टीआरएनए इधर आ जाता है वो अमाइनो एसिड लेके, और क्या होता है, एक टीआरएनए 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को इस तरह से बाइंड हो जाता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये टीआरएनए इधर आ गया और इसको बाइंड हो गया। तो क्या होता है, तीन न्यूक्लियोटाइड के साथ एक अमाइनो एसिड
अटैच हो जाता है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड, उससे एक अमाइनो एसिड अटैच हो गया, ये 3 इसको एक अटैच हो गया, और इस तरह से अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बन जाती है। एंड वी ऑल नो दैट द चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। और इस तरह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अभी हमने देखा था कि किस तरह से डीएनए एमआरएनए को मैसेज देता है। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, फिर टीआरएनए उसकी हेल्प करता है, और इस तरह से अमाइनो एसिड की चेन बनती है, उसको ही हम प्रोटीन बोलते हैं। नाउ वही प्रोसेस है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यू कैन सी हियर कि ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, जब डीएनए से आरएनए बनता है जो कि न्यूक्लियस में होता है। डीएनए आरएनए को, दैट इज मैसेंजर आरएनए को बनाता है, उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अभी आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया है और वो प्रोटीन बनाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन समझ में आया। अभी ट्रांसलोकेशन, जब राइबोसोम क्या होता है, हमने देखा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर क्या एमआरएनए आके बैठ गया। ये तीन इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। एक ट्रिपलेट कोडॉन को एक अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है, ऐसी ही लॉन्ग चेन बनती जाती है। फिर क्या होता है, ये इधर की चेन बन गई तो राइबोसोम आगे मूव करता है, फिर से आगे जाता है, इसका लोकेशन चेंज होता जाता है राइबोसोम का। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। नाउ सेंट्रल डोग्मा। Central dogma is the process in which the genetic information flows from DNA to RNA to make a functional product protein. अभी सेंट्रल डोग्मा मतलब क्या, ये जो पूरी हमने प्रोसेस देखी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये तीनों प्रोसेस मिला के जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। हमको अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये समझ में आया है, लेकिन हम बुक में की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। जो डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड है उससे क्या करता है डीएनए एमआरएनए बना देता है। ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। हमने देखा था कि डीएनए में क्या था, 2 स्ट्रैंड्स थे। ये डीएनए होता है कि जिसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो जो एमआरएनए बनाता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाता है। तो फिर डीएनए में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनाने में यूज होती है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। बिसाइड देयर इज यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो क्या होता है, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। ट्रांसलेशन, द एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन अ साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन मतलब जो एमआरएनए हमारा बना है तो वो साइटोप्लाज्म में आता है कोड लेके, और अमाइनो टीआरएनए को बोलता है अमाइनो एसिड लाने को, और उससे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ट्रांसलोकेशन, मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, ये जो राइबोसोम है, द अमाइनो एसिड ब्रॉड बाय टीआरएनए आर बाउंडेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अभी जो टीआरएनए जो अमाइनो एसिड लेके आ रहा है वो एमआरएनए को दिखाता है कि देख तूने मुझको मैसेज दिया था, मैं तो अमाइनो एसिड लेके आया। फिर वो एमआरएनए उसको बोलता है चल आजा, हम पेप्टाइड बॉन्ड से बाउंड हो जाते हैं। उसके बाद हमारी कंसेप्ट आती है म्यूटेशन। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ जीन्स की कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। नाउ वी विल सी एग्जैक्ट डेफिनेशन। Sometimes any nucleotide of the gene
changes its position that cause a minor change which is nothing but the mutation. क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं. ये mRNA है, इस पे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड से, ये जो स्ट्रेट लाइंस में ड्रॉ करिए न्यूक्लियोटाइड से. कभी कभी क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोटाइड इधर चला जाता है, ये न्यूक्लियोटाइड इधर चला जाता है. क्या हो जाती है, इनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती. फिर ये सीक्वेंस चेंज होने की वजह से कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन. सम म्यूटेशन में भी माइनर, कुछ एकदम छोटे हो सकते हैं कि उससे हमारे लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट सम म्यूटेशन में भी कंसिडरेबल, मतलब कुछ म्यूटेशन जो है उनकी तरफ हमको एक ध्यान देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, ज़्यादा अगर म्यूटेशन हो गया और हमारी एक आँख इधर फोरहेड पे आ गई, सॉरी, हमारी एक आँख फोरहेड पे आ गई, तो हम क्या करेंगे. सो ये नोटिसेबल कंसिडरेबल म्यूटेशन है. इस प्रकार के म्यूटेशन नहीं होने चाहिए. छोटे छोटे जो म्यूटेशन है, दैट इज चेंज इन वॉइस, चेंज इन आई कलर, ये म्यूटेशन छोटे छोटे चलते, या फिर एक्स्ट्रा फिंगर आ जाता है, वो भी म्यूटेशन चल जाता है. लेकिन जो बड़े बड़े म्यूटेशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जीन्स में, वो नहीं होने चाहिए. एग्जाम्पल, म्यूटेशन में कॉज ए जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया. अभी सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या है, जो ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं. अगर ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. एज द हीमोग्लोबिन लेवल विल डिक्रीज, ऑक्सीजन लेवल विल बी डिक्रीज, और इस तरह से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सबको बेनिफिट होना चाहिए. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी. आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. थैंक यू एवरीबॉडी.